आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 का। जो एलपी आपका टोटल 15 सेट में एग्जाम हुआ है, उसके सभी सेट को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से करने वाले हैं। पहला सेट आपका हो चुका है। अगर आपने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिलता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है। तो हमें क्या बताना है? सबसे बड़ा गुणज बताना है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, यहाँ पे जब भी गौर से समझिएगा ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो हमें करना क्या होता है, हम इसका निकालेंगे सबसे पहले औसत। तो तीन संख्याओं का योग आपका 2424 है, तो इस तीनों का औसत कैसे निकलेगा? भाई तीन संख्याओं का योग है, 3 से भाग करिएगा, इसका औसत निकल जाएगा। क्या बोला है? 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2424 है। इसका मतलब इसका औसत क्या होगा? 2424 बट्टा 3। तीन संख्याओं का योग है, 3 से भाग करेंगे, औसत औसत कितना निकला? 808। अगर औसत 808 है ना, ठीक है, इसका मतलब कि जो पहला संख्या होगा वह इससे 8 कम यानी कि 800 हो जाएगा। दूसरा संख्या तो यही होगा, और जो तीसरा संख्या होगा वह इससे 8 ज्यादा यानी कि 816 हो जाएगा। तो 8 का वह 3 क्रमागत गुणज जिसका योग 2424 है, वह आपका यही तीनों है। जोड़ के देख लीजिए, 800 प्लस 800 प्लस 800 2400, और 8 और 16 24, 2424 है। हमें क्या बताना था? हमें बताना था सबसे बड़ा गुणज, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 816 हो जाएगा। सबसे बड़ा गुणज हमारा क्या होगा? 816 होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भी संख्या रेगुलर इंटरवल पर आता है उसका औसत मिडिल टर्म हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं 6, 9 और 12, आपसे हम यह कहे कि इसका औसत बताइए, तो औसत क्या हो जाएगा? 9। देखिए रेगुलर इंटरवल पर यह नंबर है, यानी लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। 6 9 में 3 का अंतर, 9 3 में 12 का अंतर। और पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि अगर कोई श्रेणी रेगुलर इंटरवल पर हो तो उसका औसत मिडिल टर्म होगा, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी निकाल सकते हैं। अब इसका औसत मिडिल टर्म है। अगर मान लीजिए कि हमें इसका औसत पता चल जाए कि तीन क्रमागत गुणज का औसत आपका 9 है, इसका मतलब है कि इसके पीछे वाला संख्या क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, और इसके बाद वाला संख्या क्या होगा? आपका 12 होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 8 के 3 क्रमागत संख्याओं का गुंजों का योग 2424 है, इसका मतलब औसत तो 808 हो जाएगा। तो अगर औसत 808 है तो इसके जस्ट पहले वाला संख्या इससे 8 कम होगा, क्योंकि 8 के इंटरवल पर है, और इसके जस्ट बाद वाला संख्या 8 ज्यादा होगा, यानी 816 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है। पी बाई क्यू का पावर है 2m प्लस 2। तो P बाई क्यू यहाँ पे है, इसका पावर जो भी है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। पावर है आपका 2m और प्लस 2 है, ठीक है। 2m और प्लस क्या है? आपका 2 है। बराबर इधर जो वैल्यू है उसको जरा गौर से देखिए। यहाँ जो बेस है वो आपका q बाई पी है, इसको भी आप p बाई क्यू करिए। दोनों तरफ बेस आप सेम कर लीजिए। यहाँ p बाई क्यू के रूप में है तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम इसको p बाई क्यू लिखेंगे। अब किए क्या है, इधर बेस हम उल्टा कर दिए हैं। बेस क्यू बाई पी था, इसको हम पी बाई क्यू कर दिए। तो जब भी बेस को उल्टा करते हैं ना तो पावर का चिन्ह बदलता है। 9 प्लस में है तो 9 माइनस में हो जाएगा, m माइनस में है तो m प्लस में हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं -9 और प्लस कितना? प्लस हम m लिख सकते हैं। देखिए 9 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और m माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे ही हम लोग बेस को उल्टा करते हैं पावर का चिन्ह बदल जाता है। पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ आपका बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होगा। तो बेस से बेस हटा लीजिए। पावर की इधर क्या बचा हमारे पास? इधर है 2m प्लस 2, और बराबर इधर आपका है -9 प्लस m है, ठीक है। चलिए m इधर आके 2m में से घटेगा तो इधर क्या बचेगा हमारे पास? m। और प्लस 2 इधर आएगा तो -2, तो -9 -2 कितना हो जाएगा? -11, यानी m का वैल्यू माइनस का 11। विकल्प सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। 5 विद्यार्थियों को हटा लिया गया। देखिए यहाँ कितना विद्यार्थी है नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं कि विद्यार्थियों का संख्या x है। तो x विद्यार्थियों का औसत 80 है, तो सभी का कुल योग 80 गुने x हो जाएगा। जैसे हम कहे 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो पांचों का कुल योग 5 गुने 10। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है बोला है कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। कितना विद्यार्थी? यह तो पूछा है ना, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम उसको x मान लिए। तो ये x मान लिए, तो विद्यार्थियों का संख्या x, औसत 80, तो सभी का कुल योग जो होगा 80 गुने x होगा। 5 विद्यार्थी जिनके
उस परीक्षा में औसत अंक 40 था को हटा दिया गया। तो 40 औसत वाला अगर 5 व्यक्ति हट गया, इसका मतलब कि 5 गुना 40 इसमें से क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल है ना इसमें से 5 स्टूडेंट हट गया है जिसका औसत अंक 40 है, यानी कि 200 नंबर इसमें से हटा लिया गया। अब क्या है, शेष विद्यार्थियों का औसत 90। अब यह कितना विद्यार्थी बचा, देखिए पहले से x विद्यार्थी था और इसमें से 5 विद्यार्थी को हटा लीजिए, यानी कि x माइनस 5 विद्यार्थी। तो यह टोटल नंबर जो है अब x माइनस 5 विद्यार्थी का है, तो x माइनस 5 से भाग करेंगे तो औसत निकलेगा। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यह टोटल अंकों का योग कितने विद्यार्थियों का है, यह x का है और यह इसमें से 5 विद्यार्थी को हटा लिए, यानी x माइनस 5 विद्यार्थी का। तो x माइनस 5 विद्यार्थी के टोटल अंक में हम x माइनस 5 से भाग करेंगे, यानी विद्यार्थियों की संख्या से भाग करेंगे तो औसत निकलेगा। जबकि नया औसत इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 90। तो बराबर हम कर लिए 90। सोल्व करिए, इजी सा क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 से x में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, माइनस 5 से 90 में गुना करेंगे 9 पंचे 45, 450 होगा, बराबर इधर वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इधर है आपका 80x माइनस 40 पंचे 200 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। आगे चलिए, 80x इधर आके 90x में से घटेगा तो इधर हमारे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल टू माइनस 450, इधर आएगा तो प्लस 450। तो 450 में से 200 माइनस करेंगे 250 हो जाएगा, 10 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 10 से काटेंगे क्या बचेगा 25। तो x का वैल्यू क्या आया 25, और x क्या माने थे, x माने थे विद्यार्थियों की संख्या, यानी जनरली जो पूछा जाता है उसी को हम लोग x मानते हैं। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 25, यानी कि आरंभ में जो विद्यार्थियों का संख्या था वह आपका कितना था 25। आगे देखिए, बोला है दो समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले एक तिर्यक रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों में 2:3। देखिए होता क्या है कि जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो दोनों अंतःकोणों का योग जो होता है, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग होता है 180। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ही तरफ के दो अंतःकोणों में 2:3 का अनुपात है। इसका योग होगा कितना, इसका योग 180 होगा, जबकि अनुपात में इसका योग कितना आ रहा है 5 आ रहा है। हमें क्या बताना है, बड़ा कोण बताना है, यानी अनुपात 3 का मान तो 3 से गुना। तो जिसका मान दिया है उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछा है उससे गुना करेंगे। 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 36 बार में, 36 गुणे 3 यानी कि 108 डिग्री आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए जब भी दो समानांतर रेखा इस तरीके से इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा तो यह कोण और यह कोण क्या कहलाएगा, एक ही तरफ का अंतःकोण कहलाएगा, और इसका योग जो होता है वह 180 होता है। तो इसी में 2:3 का अनुपात दिया है, तो अनुपात में इसका योग क्या होगा 5, जबकि वास्तव में इसका योग 180। तो 180 अनुपात 5 का मान है, 5 से भाग कर लिया अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बड़े कोण का मान बताना है, यानी अनुपात 3 का, तो हम 3 से गुना कर लिए। आगे देखिए, हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम चाहिए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्या से कटे। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन है 140, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। तो 140 से कटने वाला जो नंबर होगा वह 140 के पहाड़ा में आएगा। तो 140 के पहाड़ा में क्या 120 आएगा, वही 140 से छोटा नंबर तो आएगा ही नहीं। 140 से कम 140, 140 दूना 280, यह भी नहीं आएगा, क्योंकि 140 का जब आप टेबल करिएगा तो ना यह वैल्यू आएगा ना यह वैल्यू आएगा। 140 दिया, देखिए कितना हो जाएगा आपका 300 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यह भी नहीं आएगा। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14 या 42 देख के भी कह सकते हैं ना। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इजिली अपने आंसर को पिक करिए बाई ऑप्शन, केवल ऑप्शन को देख करके यहाँ पे आप अपना आंसर चुन सकते थे। इस क्वेश्चन में देखिएगा एक एरर है, उसको हम पहले सुधार लेते हैं। 2z माइनस 5y, यहाँ पे जो है वैल्यू इसके बीच में क्या है माइनस है जो छूट गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर 2z माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का स्क्वायर और माइनस 25z स्क्वायर है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 2z माइनस 5y यही तो है, और इसका क्या है आपका, इसका है आपका यहाँ पे स्क्वायर। केवल इसको हम सुधार के लिख लेते हैं, 2z माइनस क्या है आपका 5y और इसका क्या है यहाँ पे, इसका है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। चलिए बाकी चीज यहाँ से हम हटा देते हैं, ये आपका टेकली प्रिंट हो गया है ऐसे। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व आउट करके इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। 2z माइनस 5y है, आप क्या करिए इसका सोल्यूशन निकालना है ना, तो हम एक्स वाई जेड का मान जो है खुद से एज्यूम कर लेते हैं। एक मान गिवन कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड का मान नहीं दिया गया, तो हम अपने मन से क्या मान यहाँ रख लिए एक। तो सबका मान जब एक है तो 2 गुणे 1 2, 5 गुणे वाई 1 5 रह जाएगा, यानी जो वैल्यू आपको अंक में दिख रहा है वही यहाँ पे मान हो जाएगा। तो
तो 2 में से 5 घटाएंगे -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इधर वैल्यू आ गया आपका 9, प्लस है तो प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस जेड की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 25 एकम 25 हो जाएगा, 49 प्लस 9 कितना होगा 58 में से 25 माइनस करेंगे 33, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 33। अब खोजिए कौन से ऑप्शन में 33 है, यहाँ देखिए 29 और 4 33, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। वही y का मान 1, z का मान 1 है ना, तो यह 1 यह 1, 29 4 33, यहाँ 19 माइनस 4 यह तो 15 है, यह आपका 23 है और यह आपका 25 है, हमें क्या खोजना था 33 खोजना था, 33 किस ऑप्शन में है विकल्प सी में है, विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए, 12.5% का मान कितना होता है सर, 12.5% का मान होता है 1/8, क्योंकि 12.5/100 लिखोगे तो 1/8 इसका मान होता है। 12.5% का मान कैसे निकालिएगा 12.5/100, ऐसे ही तो निकालिएगा, पॉइंट हटाइएगा, नीचे में 1 0, 125 हटे 1000 होता है, 1/8 आ गया। तो बोला यह है कि एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247 रुपये 50 पैसे में बेचता है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए 12.5% मतलब 1/8 लाभ, तो 1/8 लाभ कहने का मतलब कि 8 रुपया के वस्तु पर 1 रुपया का लाभ जो है वह कमाता है। तो 8 रुपया के वस्तु पर 1 रुपया का लाभ कमाएगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 9 हो जाएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है 8 रुपया, यह हो गया लाभ, 1/8 आया है ना, 1/8 लाभ कमाता है, यानी 8 रुपया अगर क्रय मूल्य तो 1 रुपया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका 9 हो जाएगा। यहाँ वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 247 रुपये और 50 पैसे, पॉइंट के बाद जीरो का वैसे भी वैल्यू नहीं होता है तो छोड़ दिए, ये आपका क्या है विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है 9, तो यह 9 का मान 9 यूनिट का मान है, हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य यानी 8 यूनिट का मान, तो 8 से गुना, जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे गुना, बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जीरो से पॉइंट हटाएंगे जीरो हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से काट ले तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 नमा 45 और पंचे 25, 495 आ जाएगा, 5 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और यह वैल्यू आपका 9 से भी कट रहा है तो 9 दूना 18, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 55, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो 55 गुने 4 यानी कि 220 आपके क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा 220, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा है ना, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य क्या होगा 9, क्रय मूल्य क्या होगा 8, यह क्या है आपका लाभ है। आगे चलिए, 30 और 50 के बीच के सभी आभास संख्याओं का औसत बताइए। भाई 30 और 50 के बीच का आभास संख्या क्या होगा, 30 और 50 के बीच का आभास संख्या होगा 31, इसके अलावा 37, 30 और 40 के बीच में यही दोनों है, और उसके बाद देखिए 40 से 50 के बीच में चलेंगे तो 41, 43 और 47, इतना ही अभाज्य संख्या आपको मिलेगा 30 और 50 के बीच। और हमने आपको जब आपका एग्जाम शुरू हुआ था उससे पहले ही हमने आपको बताया था कि आभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है। पहले तो ऐसे ही पूछा जाता था कि 100 तक में कितने, 50 तक में कितने, 50 और 100 के बीच में कितने, 200 तक कितना आभाज्य संख्या। लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 30 से 40 के बीच, 40 से 50 के बीच, 50 से 60 के बीच, यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट किया है, पहले भी यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर रेंज के भी 70 से 80 के बीच कौन कौन आभाज्य संख्या पूरा का पूरा है। अब इनका हमें क्या निकालना है, 30 से 50 के बीच का यही आभाज्य संख्या, इनका औसत निकालना है, तो सबको जोड़ लीजिए और जितना संख्या उतना से भाग कर लीजिए, यही तो आपका औसत का रूल है। तो 2 3 5, 5 से हम भाग करेंगे, औसत हमारा निकल जाएगा। जोड़िए सब वैल्यू को, 1 7 8, 1 9, 3 12, 7 19, 9 हासिल 1, 4 3 7, 4 11, 4 15, 4 19 यानी 199। 199 में 5 से भाग करिए, 5 दिया 15 हो जाएगा, 4 बचेगा 49, 5 नमा 45, 5 अठे 40, 39.8, विकल्प डी यहाँ पे आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बोला यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो, चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित राशि पर, यह क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, 12 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना। 12 वर्षों में क्या बोला है, 12 वर्षों में बोला है कि 2 गुना। देखिए 12 साल में, 12 वर्ष में यह राशि जो है वो आपका 2 गुना हो जाता है। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कितने साल में जो है वो आपका 8 गुना हो जाएगा। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, तो ऐसे सवाल में सिर्फ हमें यह सोचना होता है, देखिए यह टाइम है, तो पहला जो टाइम होगा उसको T1 से दर्शाएंगे और जो दूसरा टाइम होगा उसको T2 से दर्शाएंगे।
और जो गुना वाला है उसमें से जो पहला बार गुना लगा होगा उसको n1 बोलेंगे और इसको n2 बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, n1 का मान दिया है और n1 n2 का मान दिया है, t1 का मान दिया, t2 का मान पूछा है। तो हमें करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमें सिर्फ यह देखना है कि हम n1 का पावर कितना रखे कि n2 आ जाए। भाई हम इसका पावर क्या रखे कि इतना आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2 का पावर 3 रखिएगा 8 आ जाएगा। इतना ही सिर्फ आपको सोचना है। क्या सोचना है कि n1 का पावर हम कितना रखें कि n2 आ जाए। अब जितना रखने पर n2 आएगा, t1 में बस उतना से गुना कर लीजिए। तो t1 का वैल्यू क्या है 12, इसमें इतना से गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 12 तिया 36 वर्ष आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 36 वर्ष में यह राशि क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि ऐसे बोलता कि 12 साल में भाई 2 गुना हो जाता है, तो आप बताइए कि 48 साल में यह कितना गुना हो जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि इसका पावर जितना रखने पर n1 का पावर जितना रखने पर n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करने पर t2, यानी t1 से t2 लाने के लिए गुना करना होता है और n1 से n2 लाने के लिए पावर। तो हम इस बार देखेंगे कि भाई t1 में कितना से गुना करने पर t2 आ जा रहा है, 4 से ना, तो n1 का पावर 4 रख दीजिए, यही आपका किसका वैल्यू होगा, यही आपका n2 का वैल्यू होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि n1 का पावर जितना रखने पर n2 आएगा, t1 में उतना से गुना करेंगे t2 आ जाएगा। t1 में जितना से गुना करने पर t2 आएगा, n1 का पावर उतना रखने पर n2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बोला है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा, यह सवाल आपका MDH पे बनता है। 25 व्यक्ति है, व्यक्तियों का संख्या क्या है 25 है, ये आपका m1 का मान हो गया। प्रतिदिन यह 15 घंटा काम करता है और 5 यूनिट काम 8 दिन में, और 8 दिन समय लगाता है, तब जाकर के यह क्या करता है आपका 5 यूनिट काम कंप्लीट करता है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 12 व्यक्ति, अगर 12 व्यक्ति को हम लगा ले और यह प्रतिदिन 20 घंटा काम करे, तो 10 यूनिट काम कितना दिन में, कितने दिनों में, यह पूछा है, इसको x मान लिए, यह आपका 10 यूनिट काम कर लेगा। हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं यहाँ पे, m1 गुने h1 गुने d1, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, बट्टा w1 बराबर m2 गुने h2 गुने d2, m2 गुने h2 गुने d2 बट्टा w2। टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें क्या करना होता है कि m1 के स्थान पर हम लोग लिखते हैं वर्कर का संख्या। पहली बार जो वर्कर का संख्या देगा m1, यह वर्कर जितना घंटा काम करेगा उसको h1 से, जितना दिन काम करेगा d1 से, और जो भी काम करेगा, काम हमेशा नीचे रखिएगा, वर्कर आवर और डेज सबका गुना एक साथ, और जो भी काम होगा उसको नीचे आपको रखना है। इसके बाद देखिए दूसरा बार जो वर्कर का संख्या देगा उसको m2 से, जो समय देगा मतलब कितना घंटा काम करता है उसको h2 से, जितना दिन काम करता है उसको d2 से, और जो काम होगा उसको w2 से। तो इसी में का कोई ना कोई एक मिसिंग होगा, चाहे m2 मिसिंग हो, d2 मिसिंग हो, h2 मिसिंग हो, जो मिसिंग होगा उसको हमको क्या मानना है, x मानना है। यहाँ क्या बोला, 25 व्यक्ति 15 घंटा काम करके 8 घंटा में 5 यूनिट काम। देखिए काम है तो हम कहाँ रखें, नीचे। तो 12 व्यक्ति 20 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में 10 यूनिट काम करेगा। ठीक है, सोल्व करिए इसको। देखिए 0 से काटेंगे, 0 कैंसिल हमारा हो गया। 5 से अगर हम काट लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका, 5 से 25 कट गया। और आगे देख लीजिए क्या वैल्यू है हमारे पास। अगर हम इसको काटे, 2 है ना, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15 हो जाएगा, फिर से 5 गुने 5 यानी कि 25 हमारे पास रह गया। और इधर क्या वैल्यू है आपका x। x क्या माने थे, जो पूछा गया था, पूछा क्या गया था, यह काम कितने दिनों में इतना व्यक्ति कंप्लीट करेगा, आंसर हमारा हो गया 25 दिन। आगे चलिए, आगे देखिए। पिछले वर्ष स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष 20% की कमी आई है। पिछला साल स्कूल में कितना लड़का था, 610, इस साल जो है 10% का कमी आया है, 20% का कमी आया है, तो कितना हो जाएगा, 80% बचेगा। इतना तो बचेगा ना भाई, 20% का कमी आ गया, यानी जितना स्टूडेंट था, जितना लड़का था, अब उसका 80% लड़का बचेगा। यदि इस वर्ष लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175%, अब लड़का का संख्या इतना है, इसका 175% जो है वो लड़कियों की संख्या है, तो इसका 175% निकाल दीजिए, इतना ही क्या हो जाएगा, लड़कियों का संख्या हो जाएगा। तो इसको करिए, 25 सते 175 होगा और 25 चौके यहाँ पे 100 हो जाएगा, 20 चौके 80 होगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से 4 से इसको काट लीजिए, कट जाएगा। 5 से अगर हम इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 122 सते कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 12 सते 84 और 1 85, 854 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, फिर से आपका समानुपात से पूछा है। समानुपात के केस में क्या करते हैं, दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ करते हैं, तो 24 गुना क्या लिखेंगे, 24 गुना 24 लिखेंगे।
बराबर दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ, यानी हम क्या लिखेंगे 18 गुने वाई, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, इतना बट्टा 18 हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 त्रिक 18 और 6 से काटेंगे 6 चौके 24, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 चौके 32। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। पिछले सेट में भी हम लोग प्रोपोर्शन का क्वेश्चन किए थे। जब भी केस आपका प्रोपोर्शन का होगा तो भीतर वाला दोनों का गुना एक साथ, बाहर वाला दोनों का गुना एक साथ। तो 18 में वाई से गुना करेंगे 18 वाई बराबर 24 में 24 से गुना करेंगे तो 24 गुने 24 हो जाएगा। या 18 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, उसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिए। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बोला निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया दंडालेख 18 से 22 की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल के वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। 20, 21, 22 में मिलाकर के कुल चावल 20, 21, 22। देखिए 20 में कितना है 100, 21 में कितना है 60 और 22 में कितना है 80। सबको जोड़ लीजिए, 8, 6, 14, 140 और 100, 240। विकल्प बी आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 20, 21, 22 मिलाकर चावल का उत्पादन, 20 का उत्पादन 100 है, 21 का 60 है, 22 का 80 है, सबको जोड़ लिए 240 टन आपका आ गया आंसर। आगे देखिए, एक आयत की भुजा है 8:10 के अनुपात में। आयत का भुजा जो है वह क्या है आपका 8:10 के अनुपात में, और फिर दिया क्या है परिमाप 90 है। अब एक चीज बताइए कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसका परिमाप क्या होगा तो आप बोलोगे सर 8, 10, 18, आप कह सकते हैं यहाँ से, है ना 36 अनुपात 36 इसका जो है वो आपका परिमाप होगा। जबकि परिमाप यहाँ पे दिया कितना है, परिमाप आपका 90 दिया है। 18 से काटिए, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, 2 का मान 5 आया ना, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का मान 5/2 आ गया। भाई 36 का मान 90 है तो 1 का मान 90/36 ही होगा ना। 1 का मान क्या हो जाएगा आपका 90/36 हो जाएगा। इसी तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको आसान लगे। अनुपात 1 का मान कितना होगा यहाँ से 90/36, और 90/36 का वैल्यू क्या आ जाता है 18 पंचे 90, 18 दूना 36 यानी कि 5/2। ठीक है, क्योंकि देखिए परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आयत का परिमाप होता है। परिमाप मतलब लंबाई चौड़ाई के योगफल का 2 गुना। तो देखिए एक लंबाई है एक चौड़ाई है, इसका योग कितना होगा 18, 18 का 2 गुना 36, यानी परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा अनुपात 36। जबकि दिया है कितना, दिया है आपका 90। यहाँ से अनुपात 1 का मान 5/2। अब अनुपात 1 का मान 5/2, तो 8 का मान 8 गुने 5/2, तो 8 पंचे 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा आपका लंबाई। चौड़ाई क्या होगा अनुपात 10, तो अनुपात 1 का मान 5/2, 10 का मान 10 गुने 5/2, 10 पंचे 50/2 कितना हो जाएगा 25। ये हमारा हो गया चौड़ाई। हमें क्या बताना है इसका एरिया, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 20 गुने 25 कितना हो जाएगा आपका 500। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमें इसका बताना था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आगे देखिए, किसी वस्तु के कर में 20% की कमी, ठीक है, और उसके खपत में 15% की वृद्धि होती है तो राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ये भी फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। कर में 20% की कमी तो माइनस का 20 हो जाएगा, और राजस्व में 15% की वृद्धि तो यह प्लस का 15 हो जाएगा। तो ए का मान माइनस में है और बी का मान प्लस में है, तो दोनों में से अगर कोई एक माइनस में रहता है तो यहाँ माइनस लिखते हैं और फिर लिखते हैं ए गुने बी। तो ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 15, नीचे में क्या रहेगा, नीचे में आपका रहेगा 100। ए बी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर ए और बी में से अगर मान प्लस में होगा, वृद्धि होगा तो प्लस में लिखते हैं, कमी होगा तो माइनस में लिखते हैं। और यहाँ जो चिन्ह आता है ना, यहाँ वाला, यह ए और बी के चिन्ह का गुणनफल, यानी दोनों माइनस में तब भी प्लस होगा, दोनों प्लस में तब भी प्लस होगा। यहाँ माइनस तब रहता है जब दोनों में से कोई एक माइनस में रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, दोनों में से एक माइनस में, इस वजह से माइनस में। अब -20 -15 क्या होगा -5, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग घटाएंगे, चिन्ह बड़का का होता है। यहाँ से देख लीजिए 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, इधर क्या आ गया आपका -3 आ गया। -5 -3 करने का मतलब -8, -8 करने का मतलब कि 8% का क्या हो जाएगा, 8% का आपका कमी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। बोला है कर में 20% की कमी और खपत, राजस्व पे प्रभाव। कहाँ प्रभाव पूछा है, राजस्व पे प्रभाव पूछा है। तो राजस्व कैसे निकलेगा, राजस्व निकलेगा जो कर आपका जमा हो रहा है, कर गुना यहाँ पे क्या बोला है उसकी खपत में, कर, हाँ कर गुने खपत। किसी भी चीज पर जितना कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, और खपत। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी दो वैल्यू गुना में हो, दो वेरिएबल गुना में हो और उसके गुणनफल में, और दोनों में परसेंटेज वृद्धि कमी हो रहा हो, दो वेरिएबल गुना में हो और दोनों में परसेंटेज वृद्धि कमी हो रहा हो, और उसके बाद इसके गुणनफल पर प्रभाव पूछे, तब हम लोग ए बी फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। आगे चलिए, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहे एक नाविक। देखिए यहाँ पे नाव का चाल कितना है,
वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो आपका है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए पानी का चाल कितना है। पानी का चाल जो है वो आपका नहीं दे रखा है, पानी को हम स्ट्रीम मान लेते हैं। धारा का चाल जो है इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, वही पूछा है, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल दे रखा है, धारा का चाल नहीं दिया है। बोला क्या है, एक नाविक धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर वापस आने में दोगुना समय लगाता है। धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल आने की तुलना में दोगुना समय। धारा के प्रतिकूल तो ज्यादा समय लगेगा ही। तो आप एक चीज बताइए कि अगर 50 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तय करे तो धारा के विपरीत चाल क्या होता है, नाव का चाल माइनस धारा का चाल। मतलब इस चाल से इस दूरी को तय कर रहा है, तो चाल दूरी बट्टा चाल क्या निकलेगा, समय, इतना समय लगेगा। और जब इसी दूरी को धारा के दिशा में तय करेगा तो चाल क्या हो जाएगा, नाव का चाल प्लस धारा का चाल, इतना समय लगेगा। और ये जो समय लगा है ना धारा की दिशा में, वह विपरीत वाला का क्या है, दोगुना, यानी यह समय दोगुना लगता है। इसके मतलब धारा की दिशा में चलने पर जो समय लगा इसका दोगुना समय विपरीत वाला में, मतलब विपरीत वाला में ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ऊपर यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, काट लीजिए। अब इसको गुना आपस में कर लीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x, क्योंकि 2 ऊपर में है ना, 2 से इस दोनों में गुना होगा, और 3 से इधर कुछ नहीं है तो 1 में गुना, तो 3 प्लस क्या होगा, x हो जाएगा। 3 6 में से घटेगा 3 हो जाएगा, माइनस 2x इधर आके x में जुटेगा 3x हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, यानी x का मान क्या होगा, 1। हमसे क्या पूछा गया है, x का मान क्या होगा, यहाँ पे 1। हमसे क्या पूछा है, धारा के अनुकूल अनुकूल नाभिक की चाल, तो x का मान 1 हो गया। अब धारा के अनुकूल चाल बताइए, नाव का चाल प्लस धारा का चाल तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल तो यही है ना, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। तो धारा का चाल 1 आया है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए। बोला है प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर 90 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। पार करने में लगा समय, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग टाइम, इसको निकालने के लिए हमेशा इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। और क्रॉसिंग टाइम होता है आपका रिलेटिव डिस्टेंस, क्या होता है, रिलेटिव, इसको रिलेटिव डिस्टेंस पढ़ेंगे, और बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी होता है। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करता है उसके लंबाई को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर क्या करते हैं, दोनों के चाल को या तो हम लोग जोड़ते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों के चाल को घटाते हैं। यहाँ बड़ा वाला चाल में से छोटा वाला को घटाइएगा। जोड़ते कब है, जब उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहा होता है। घटाते कब है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा होता है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चाल को जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। सीधी सीधी बात है, 2 डिस्टेंस के बदले में जो एक डिस्टेंस लिखते हैं वो कहलाता है रिलेटिव डिस्टेंस, और 2 स्पीड के बदले में जो एक स्पीड लिखते हैं वो कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए प्रत्येक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी D1 का भी मान 250, D2 का भी मान 250, तो कितना हो जाएगा ये आपका 500। दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग हो गया 500। क्लियर। चलिए अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोला है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। लेकिन यह जो 150 है वह किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि स्पीड देखिए किलोमीटर पर आवर में और दूरी मीटर में। तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में होता है तो हम इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं, ताकि यह मीटर पर सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऊपर में क्या लिखे हम, रिलेटिव डिस्टेंस, नीचे में क्या लिखे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ के क्यों लिखे हैं, जोड़ के इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है। अब हम इसको काटते हैं, देखिए मीटर से तो मीटर गया, अब बट्टा के नीचे बट्टा में सेकेंड है तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा। बाकी वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग काटते हैं। देखिएगा अगर हम इसको काटे 6 से तो 6 त्रिक 18, 6 से काटेंगे 25 छक्के 150 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 125 चौके कितना होता है 500 होता है। अब देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में 3 है, 3 ऊपर जाके 4 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12। और सेकेंड भी देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में है तो सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, यानी 12 सेकेंड आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्या आंसर होगा, 12 सेकेंड पार करने में लगा समय, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कुछ सुधार की आवश्यकता है। 60 यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर है। चलिए क्योंकि 60 मीटर मोटर दीवार बहुत मोटा हो जाएगा, है ना।
अब आगे चलिए, हमें क्या इस क्वेश्चन में करना है, बोला है दीवार का 10% भाग मोटारे से भरा हुआ है। चलिए 10% दीवार भरा हुआ है, तो 24 मीटर लंबा, 8 मीटर ऊंचा और 60 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर वाली ईंटों की संख्या बताइए। हमें क्या बताना है, दीवार बताना है। दीवार का आयतन दिया गया है, एक ईंट, ईंट का आयतन पता है, तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग कर लेंगे। अब दीवार का लंबाई देख लीजिए कितना है, 24 है, 24 मीटर है, तो 24 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 24 गुने 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम 24 लिखे, बाद में हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 गुना क्या है आपका 8 और गुना ऊंचाई क्या है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सबको सेंटीमीटर में बदलना है, ध्यान से समझिएगा। 24 के लिए क्या लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा। 8 मीटर था, इसमें भी 100 से गुना करेंगे, और चूंकि यह सेंटीमीटर में है तो इसको छोड़ दीजिए। यह बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ 2400 लिखते, यहाँ 800 लिखते, इसके बदले में इधर लिख दिए हम। क्लियर, आगे। और नीचे 24 12 8 सब सेंटीमीटर में है, तो इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। 24 उसके बाद क्या है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ऊपर में किसका आयतन है, ऊपर में आपका आयतन जो है वो आपका है दीवार का, और नीचे में किसका, नीचे में आयतन है आपका एक ईंट का। अच्छा, इसका जो है 10% पहले से भरा हुआ है, मतलब इसका 90% ही हमें, 90% यानी कि 90/100, लेकिन इसका 90% यानी 90/100 ही हमें बनाना है, क्योंकि 10% पहले से भरा हुआ है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए, 00 से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 00 के लिए यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 जीरो कैंसिल कर दिए। आगे 24 से 24 हटा दीजिए, 8 से 8 हटा दीजिए, 12 पंचे 60 कट गया। देखिए 5 नमा 45 में 1000 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 45,000। तो 45,000 ईंट का यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ जाएगा। कितना ईंट का, 45,000 ईंट का। क्लियर। हम क्या किए, दीवार का आयतन निकाल दिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग कर दिए, लेकिन 10% भरा हुआ है, मतलब दीवार का जो भी आयतन है उसका 90% ही, यानी 90/100 ही हमें भरना है, और इतना से एक ईंट का आयतन इतना है, इससे भरना है। आगे बढ़िए। 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दे रखा है, तो यहाँ से बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/4 होगा। सर कैसे, 4 गुना में धराएगा तो भाग में, तो यहाँ से साइन थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, यानी 1/√2 होगा। और साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, सर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना। ओ सॉरी, 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1/2 होगा ना, और साइन कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें बताना है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। आगे देख लीजिए, प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, स्क्वायर है तो आप यहाँ भी स्क्वायर कर लीजिए। इसी का वैल्यू हमें बताना है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस इधर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 3 9 और 4 13, 13/12 आपके क्वेश्चन का सही आंसर, विकल्प बी 13/12 हो जाएगा। आगे चलिए, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, भाई 4 से कटने का रूल कहता है जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटता होगा वही 4 से कटेगा। अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा, विकल्प डी हमारा आंसर। जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो हो या अंतिम 2 अंक 4 से कटता हो वही नंबर 4 से कटेगा। जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटती हो वही संख्या 8 से कटेगा। यह डिस्काउंट का क्वेश्चन रिपीट आपका हो गया, कल वाले सेट में भी था। 40% और 60% के दो क्रमिक छूट, तो हम कैसे निकालते हैं एक समतुल्य छूट, 40 + 60 और यहाँ लिखेंगे माइनस 40 × 60 बट्टा क्या होगा 100 हो जाएगा। सोल्व करिए, 00 से 00 कैंसिल, 100, 40 और 60 कितना होगा 100, 100 में से कितना घटाएंगे 24, 100 में से 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा 76, यानी कि इन दोनों छूट के बदले एक समतुल्य छूट आपका 76%। क्या फॉर्मूला यूज करना है हमें, x + y - xy/100, x प्रतिशत और y प्रतिशत के दो क्रमिक छूट के बदले जब भी एक समतुल्य छूट निकालना होगा तो आपको इस फॉर्मूला का उपयोग कर लेना है, एकल छूट निकालना होगा तो इसका उपयोग आपको कर लेना है। तो इस तरीके से यह सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।